अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ो। छठा पॉइंट लिखें। पांच लिखवा दिए थे करना। छठा पॉइंट लिखे, बस ये आखिरी है। कैश फ्लोज शुड रिफ्लेक्ट, कैश फ्लोज शुड रिफ्लेक्ट, कैश फ्लोज शुड रिफ्लेक्ट ऑल पॉसिबल वेरिएशंस in the amount or timing of future cash flows. Repeat कर रहा हूँ, cash flows should reflect all possible variations in the amount or timing of future cash flows. Future cash flows by taking probability weighted probability weighted average of all possible outcomes. इसके लिए एक सवाल, following cash flows are estimated. Following cash flows are estimated over remaining life of asset. Following cash flows are estimated over remaining life of asset. अब ये following है, अगर इकोनॉमी के हालात बहुत अच्छे हुए जिसके चांसेस 0.2 हैं, तो फिर इस एसेट से ईयर 1 में जनरेट होगा 120, ईयर 2 में 180 और ईयर 3 में 250। लेकिन अगर इकोनॉमी के हालात एवरेज रहे, जिस बात के चांसेस, प्रोबेबिलिटी पढ़िए क्यूएम में, समेशन पीएक्स, ये क्या है, ये नहीं देखा तुमने क्या होता है? नहीं, समेशन तो देखा, आगे भी देखे ना, पी एक्स एक्स के कुछ और था, ए कर लें, ये क्या है, पी क्यू कर लें, ये सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज है, सम ऑफ पॉसिबिलिटीज, ये क्या है, प्रोबेबिलिटीज का सम है, तो ए क्या है? नहीं तो इस साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। कोई पेपर क्यूएम नहीं होता था, आप लोगों ने मास्टर लूम पास किया तो उसकी बेस पे आपको पीआरसी दे दिया, कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं कहा था, मैं शर्मिंदा हूं कौन से, मैंने कोई क्यूएम का जिक्र नहीं किया था। 55% चांसेस हैं कि इकोनॉमी के हालात एवरेज होंगे, और अगर एवरेज रहे तो फिर इस एसेट से मिलेगा 50,000 और 70,000 और 90,000। लेकिन अगर इकोनॉमी के हालात फारे हुए जिसके चांसेस 25% है, तो फिर इस एसेट से पहले साल तो नेगेटिव कैश आएगा, यानी कैश आउटफ्लो ज्यादा होगा, इनफ्लो कम होगा। दूसरे साल 30 और फिर 35। एसेट से रिलेटेड कितना कैश एसेट जनरेट कर लेगा, ये सारे एस्टीमेट्स कंपनी के रेलिवेंट लोग लगा रहे होंगे। तो वो जो एक्सपर्ट एस्टीमेट लगा रहा है उसने कहा कि मुल्की हालात चूंकि बहुत वॉलेटाइल हैं, तो अगर तो हालात अच्छे हुए, हो गए इलेक्शन, वो भी फेयर वाले,
तो फिर एसिड से इतना जनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर एवरेज रहा जिसके चांसेस इतने हैं तो फिर एसिड इतना कमा के देगा, और अगर हालात खराब हो गए जिसके चांसेस इतने प्रोबेबिलिटी चांसेस होते हैं तो फिर एसिड से इतने कैश फ्लोज मिलेंगे। अब हमने वैल्यू डिस्काउंट रेट 12%, 12%, डिस्काउंट रेट 12%, डिस्काउंट रेट 12% है, वैल्यू इन यूज रिक्वायर्ड है मुझसे, वैल्यू इन यूज रिक्वायर्ड है मुझसे मैं अब जो कैश फ्लोज के जो एसेट के कैश फ्लोज एस्टीमेट हुए ना, ये वो इनफ्लोज आउटफ्लोज वो सब नेट करने के बाद है। अगर हालात ये रहे तो ये कैश फ्लोज होंगे, अगर ये हालात हुए तो ये कैश फ्लो होंगे। ये तीन अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं। तो वैल्यू इन यूज कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें ये सारी पॉसिबिलिटीज रिफ्लेक्टेड हो, तो उनका एवरेज कर लेते हैं। एक एवरेज तो ये हो सकता है दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 3, लेकिन ये सिंपल एवरेज है। प्रोबेबिलिटी एवरेज कहते हैं समेशन पी एक्स को, वो होता है जिस वैल्यू की जो प्रोबेबिलिटी है उस वैल्यू को उस प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें और सारी वैल्यूज को अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल कर लें। तो ईयर 1 का एवरेज निकलेगा 120,000 इंटू इतना, 50,000 इंटू इतना, माइनस 10,000 इंटू इतना, और सबका सम। इनको एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज भी कह सकते हैं। 1 2 3 दोबारा सुन लें। ईयर 1 में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं। इन पॉसिबिलिटीज के चांसेस ये हैं, तो हमें ईयर 1 की फिगर इन तीनों की एवरेज करनी है, और सिंपल एवरेज नहीं करनी, यानी तीनों को ऐड डिवाइड बाय 3 नहीं, प्रोबेबिलिटी वेटेड एवरेज। तो इसकी प्रोबेबिलिटी इससे मल्टीप्लाई, इसकी प्रोबेबिलिटी इससे मल्टीप्लाई, इसकी प्रोबेबिलिटी इससे मल्टीप्लाई, और फिर सबका सम। ईयर 1 का आंसर क्या आ गया? कितना? 49। 49 नहीं है? 1,20,000 इंटू 0.2, 50,000 इंटू 0.55, माइनस 10,000 इंटू 0.25, 49। ईयर 2 की फिगर क्या बनेगी? 180,000 इंटू ये, 70,000 इंटू ये, और 30,000 इंटू ये। जी नहीं कैलकुलेट हो रहा? अरे इतनी बार मैं फार्मूला ही तो बोल रहा हूं। 180,000 इंटू मतलब मल्टीप्लाई, 180,000 मल्टीप्लाई ये, 70,000 मल्टीप्लाई ये, और 30,000 मल्टीप्लाई ये, और इन तीनों को फिर टोटल 82 नहीं बनता? अच्छा तीसरे का बता रहे हैं। 108,250। और इनकी अब निकाल लेंगे पीवी, तो डिस्काउंट फैक्टर बन जाएगा 12% पे पॉइंट 892 7 0.712. टोटल सब 186। अच्छा अगर कोई फार्मूले से डायरेक्ट करता है और कोई डिस्काउंट फैक्टर लिख के करता है तो आंसर पे थोड़ा सा फर्क आएगा। राउंडिंग ऑफ का फर्क कोई मसला नहीं है, इस पे कोई नंबर नहीं कटेंगे। फर्क कितने की कोई लिमिट नहीं है, डिपेंड करता है कि अमाउंट कितनी बड़ी है। अब ये 5 5 6 6 डिजिट थे, फर्क ज्यादा आएगा। 2 डिजिट होता तो फर्क थोड़ा आता, 6 7 8 डिजिट होता तो फर्क ज्यादा हो जाता।
ओके, कैश फ्लोज की हेडिंग देके मैं पढ़ा रहा था, वो खत्म हो गई बात। उससे भी पीछे चलते हैं। मैंने सबसे पहले जो दूसरी क्लास में हेडिंग दी थी वो मेजरमेंट ऑफ रिकवरेबल अमाउंट थी। रिकवरेबल अमाउंट होती है हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू। कॉन्सेप्ट क्या है, अब से ऑनवर्ड एसेट से क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, अगर अभी बेच दें, अभी कब, जिस दिन इंपेयरमेंट टेस्ट करें, अगर अभी बेच दें तो नेट कितने का बिकेगा। और वैल्यू यूज ये है कि अब से ऑनवर्ड यूज करें तो फिर कितना कैश मिलेगा, लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू। फिर मैंने वैल्यू यूज की हेडिंग दी थी और लिखा था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, और फिर उसमें दो चीजें हाईलाइट की थी, फ्यूचर कैश फ्लोज और डिस्काउंट रेट। फिर हेडिंग दी थी फ्यूचर कैश फ्लोज और उसमें 6 पॉइंट्स लिखवाए। फ्यूचर कैश फ्लोज की कहानी बस खत्म। अब डिस्काउंट रेट की थोड़ी सी अंग्रेजी लिख ले, फिर ये वैल्यू यूज खत्म। डिस्काउंट रेट में लिखेंगे अंग्रेजी, फ्यूचर कैश फ्लोज नहीं, ठहर, फ्यूचर कैश फ्लोज की हेडिंग देके उसमें लिखवाए थे 6 पॉइंट्स, वो खत्म हो गई है बात। अब डिस्काउंट रेट की हेडिंग दी है। किसका डिस्काउंट रेट, कहां से आ गया डिस्काउंट रेट। वैल्यू इन यूज में दो चीजें हाईलाइट की थी, एक फ्यूचर कैश फ्लोज और एक डिस्काउंट रेट। फ्यूचर कैश फ्लोज की बात हो गई खत्म, डिस्काउंट रेट की बात बता रहा हूं, लिखेंगे अंग्रेजी। डिस्काउंट रेट शैल बी अ, डिस्काउंट रेट शैल बी अ प्री टैक्स रेट प्री टैक्स, प्री टैक्स मतलब टैक्स से पहले वाला। शैल बी अ प्री टैक्स रेट दैट रिफ्लेक्ट्स करंट मार्केट असेसमेंट अच्छा, जब पेपर सॉल्व किया और पेपर सॉल्व करने के बाद अपने नंबर लगाए, तो मोहतात नंबर लगाने हो तो क्या करते हैं, कम से कम लगाते हैं ना। जितना ज्यादा रिस्की है, यानी जितना ज्यादा आपको अपने आंसर पे भरोसा नहीं है, आप उसकी नंबरिंग करेंगे तो उतनी कम रखेंगे, यानी आप उतना ज्यादा डिस्काउंट कर लेंगे। डिस्काउंट वैल्यू इन यूज निकाल रहे हैं किसकी, फ्यूचर कैश फ्लोज की। ये सब कंफर्म है, कंफर्म है। फ्यूचर कैश फ्लोज कंफर्म चीज है, नहीं अंदाजे लगाए हुए हैं। तो जब ये अंदाजे लगाए हुए हैं तो इन अंदाजों पे हमें जितना कम यकीन है, डिस्काउंट रेट उतना ज्यादा होना चाहिए। अब लिखेंगे अंग्रेजी, अंग्रेजी रिपीट कर रहा हूं, जिसकी अंग्रेजी गिर गई इधर दोबारा बता रहा हूं। डिस्काउंट रेट शैल बी अ प्री टैक्स रेट दैट रिफ्लेक्ट्स करंट मार्केट असेसमेंट ऑफ के बाद दो नुक्ते, नंबर 1 टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और दूसरी चीज रिस्क स्पेसिफिक टू द एसेट, नहीं टू द एसेट, सॉरी, रिस्क, हाँ ठीक है, रिस्क स्पेसिफिक टू द एसेट फॉर विच कैश फ्लो एस्टिमेट्स have not been adjusted, डिस्काउंट रेट की अंग्रेजी इतनी है, वैल्यू इन यूज खत्म। अब करते हैं इसकी प्रैक्टिस, एक साल अभी मैं कराता हूं, एक होमवर्क दे दूंगा आपको। अच्छा, उससे पहले ना एक बात ये बताएं, जो सामने बैठे हैं, जो कैमरे के पार हैं, उनके भी मुझे लगता है ये जज्बात होंगे। आप में से कितने बच्चे हैं जो अभी कॉस्ट भी पढ़ रहे हैं साथ? हाँ काफी है ना। हाँ, कॉस्ट ज्यादा मुश्किल है कि FR1 ज्यादा मुश्किल? FR1 ज्यादा मुश्किल। दोनों आसान है, दोनों आसान। हाँ। अच्छा, वैसे तो दोनों ही मुश्किल हैं, चलें कंपैरेटिवली ज्यादा मुश्किल R1। बी लो कहां से आ गया, मैं कॉस्ट और FR1 की बात कर रहा हूं। हाँ जी, FR1 क्यों? अच्छा, बड़ा सीरियस सवाल, क्योंकि ये मसला ना आता है कॉम को, और जब से ये इंट्रो टू अकाउंटिंग का पेपर बना था, ये आज से कुछ 1.5 साल पहले, 1.5-2 साल पहले, तो उसका फायदा होने की बजाय ना मुझे उसका नुकसान नजर आ रहा है।
और FAR1 का रिजल्ट है बहुत खराब। इस दफा तो फिर थोड़ा बेहतर हो गया 27%, उससे पहले कोई 22% था। तो FAR1 का रिजल्ट बहुत खराब है। और खराब के अलावा कई बच्चे जो पेपर ही नहीं देते, यानी डर के पेपर छोड़ देते हैं। तो मेरा भी यही अंदाजा था, आप यही कहेंगे कि FAR1 ज्यादा मुश्किल है। और ये मैं स्पेसिफिकली टेस्ट क्वेश्चंस को सामने रख के पूछ रहा हूं। क्यों ज्यादा मुश्किल लग रहा है, क्या मुश्किल है? सीधे सीधे सबके जवाब मुझे समझ नहीं आएगा एक एक करके। कुछ टॉपिक मुश्किल है जैसे, अरे नहीं बच्चों को क्या पता एनपी होगा, अभी तो आई 16 ही पढ़ा है सिर्फ। कैलकुलेशन ज्यादा हैं तो कॉस्ट में भी तो कैलकुलेशन ही है। अच्छा हाँ जी, सवाल स्टार्ट करना। अच्छा हाँ जी, हाँ ये सब मैं सुनना चाह रहा था कि सर आप ऐसा पढ़ाते नहीं है जैसा टेस्ट में सवाल देते हैं। हाँ है ना। और है टाइम मैनेज नहीं होता, बड़ा सवाल देके घबराहट हो जाती है और वो मैनेज नहीं होता। और उसमें इतनी छोटी छोटी चीजें होती हैं कि क्योंकि मुझे पिछले को 2 दिन में जो बच्चों के सवालों से आइडिया हुआ और फिर मैंने सवाल में लिखी हुई लाइन उनको दिखा दी तो उनको नजर आ गई, उससे पहले वो लाइन नजर नहीं आ रही थी। तो बड़ा सवाल देख के घबराहट हो जाती है जी। नीचे जो टेस्ट होते हैं उसमें जो सवाल आते हैं जो आप पास करते हैं वो रिलेटेड नहीं होते, रिलेटेड ही नहीं होते। हाँ उस तरह का क्वेश्चन आप नहीं शायद किया होगा। अच्छा आप वो क्वेश्चन देख रहे हैं, मैंने खुद बनाया, देख क्या लूं, मैंने बनाया। हाँ जी वैरायटी ज्यादा होती है जी। हाँ जी, और कोई बात? जिसने वाकई टेस्ट दिया है वाकई और घर जाके दोबारा सॉल्व भी करने की कोशिश की है, इतना तो कोई नहीं है। ठीक है, उस टेस्ट में ऐसा क्या है जो मैंने नहीं पढ़ाया हुआ? हाँ अब है मसला है क्या, जो लोग कॉस्ट पढ़ रहे हैं ना, ज्यादातर को कॉस्ट से ज्यादा FAR1 मुश्किल लगा है। और इसलिए भी क्योंकि कॉस्ट का मुश्किल पोर्शन तो भी शुरू ही नहीं किया। वो जब शुरू होगा तो फिर आपको लग पता जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल यह है कि कॉस्ट आपने नया पेपर ही परसीव किया है, आपने PRC में वैसा कुछ नहीं पढ़ा था और आप उसको नया समझ के ही रिसीव कर रहे हैं। और जब नया समझ के रिसीव कर रहे हैं तो अब वैसे तो ठीक है, अभी कॉस्ट का मुश्किल पोर्शन नहीं है, ये भी आप कदम जमा रहे हैं, फिर मुश्किल पोर्शन आएगा। लेकिन जो अभी भी किया है ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल बच्चों वाली बात है, ये भी मुश्किल ही है। इन्वेंटरी वैल्यूएशन को आसान नहीं था, लेकिन चूंकि आप उसको रिसीव ही नया सब्जेक्ट कर रहे हैं तो आप उसको राजी हैं एक्सेप्ट करने के लिए। आप उसको मुश्किल अगर समझ भी रहे हैं तो कोशिश करने को तैयार है। लेकिन इंट्रो टू अकाउंटिंग, आप अकाउंटिंग का एक इमेज देख चुके हैं, वो होते थे छोटे छोटे सवाल। आप ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि अकाउंटिंग के बड़े सवाल भी हो सकते हैं। आपको छोटे छोटे सवाल, छोटी छोटी कैलकुलेशंस करने की आदत थी और कुछ तो ऐसे भी चीजें होंगे जिन्होंने कहीं से 400-500 सवाल लेकर याद कर लिए होंगे कि इनमें से कहीं ना कहीं तो टेस्ट हो ही जाएगा, और हो भी गया होगा। तो इंट्रो टू अकाउंटिंग, क्योंकि अकाउंटिंग का स्टार्ट था, तो आप ना इस धोखे से बाहर नहीं आ पा रहे कि क्या पता है क्या का मूड बदल जाए, यहां भी MCQ पूछना शुरू कर दे। तो ये परसेप्शन का मसला है, इसलिए FAR1 में मुश्किल आ रही ज्यादा। एसिड स्केड्यूल पे कुछ बच्चों ने कहा कि जी एसिड स्केड्यूल, जैसे भी इसने कहा कि आपने क्लास में तो ऐसा कुछ कराया ही नहीं। मैंने एसिड स्केड्यूल का सवाल नहीं कराया क्लास में, कराया था। एसिड स्केड्यूल के सवाल से पहले क्या 4 दिन हमने टी अकाउंट पे नहीं लगाए हैं क्या? अगर सवाल प्लांट एंड मशीनरी का मैं बस करा रहा था तो उस वक्त तो चलो ठीक है जी, प्लांट एंड मशीनरी का सवाल था। लेकिन जब आपने एसिड स्केड्यूल का सवाल दिया तो उसमें प्लांट एंड मशीनरी भी था, उसमें व्हीकल भी थी। नहीं मैं ये बात कर रहा हूं ना, तो उसमें प्लांट मशीनरी भी थी, उसमें व्हीकल भी थी। तो आपको किसने कहा था कि सवाल आप ऐसे 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 सॉल्व, तीनों अकाउंट इकट्ठे किसने बनाने को कहा? तीनों अकाउंट इकट्ठे बनाने। तो जब आप अलग अलग बनाएंगे तो वो टी अकाउंट्स ही हैं, सिर्फ फॉर्मेट में लिख के दिखाए हुए हैं। तो एसिड स्केड्यूल के 10 सवाल और कराने थे, फिर एसिड स्केड्यूल समझ आना था। अभी मैं एक जो सवाल कराने लगाऊं ना, इस जैसा सवाल पहले कभी टेस्ट नहीं हुआ था, सोचा भी नहीं था कि ऐसा सवाल भी होना चाहिए। ये ऑटम 22 का मैं एक सवाल कराने लगा। अब जब टेस्ट ही नहीं हुआ था, एक डिफरेंट स्टाइल का सवाल टेस्ट हुआ, तो वो स्टूडेंट जो इस उम्मीद पे चलते हैं कि जैसे सवाल हम क्लास में करेंगे बिल्कुल वैसे ही पैटर्न का सवाल आएगा, तो बेटे सीए कर रहे हैं आप, बीए थोड़ी कर रहे हैं। हर दफा कुछ ना कुछ स्टाइल डिफरेंट होगा। आपने अपने बड़े बूढ़ों से शायद लास्ट टाइम कॉस्ट के बारे में कुछ सुना हो, और कुछ बुजुर्ग यहां भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं, कॉस्ट में फेल भी हुए होंगे। तो इस दफा का कॉस्ट का रिजल्ट बहुत खराब है। ICAP का रिजल्ट सबसे बुरा है, 23% शायद कॉस्ट का रिजल्ट है। उससे 1-2 टाइम पहले 50% और इतना रिजल्ट भी था। 23%। क्यों? क्योंकि डिफरेंट स्टाइल से क्वेश्चन पूछे हुए थे, उस तरह के सवाल पहले कभी किए नहीं थे।
और अभी आप लोगों ने ये जो कॉस्ट पढ़ने हैं, मैंने ऑटम 23 का इन्वेंट्री का सवाल कराया था बोर्ड पे, जिसमें क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल कंज्यूम था, उसको ठीक करना था। मेरा ख्याल है कि 8 नंबर या 8-10 नंबर का सवाल था। क्या उसमें सारी की सारी चीजें इम्पॉसिबली डिफिकल्ट थी? 1-2 पॉइंट होंगे मुश्किल, लेकिन वो बस मैंने ही किया सवाल और मैं ही देखता रहा और मैं ही खुश होकर चला गया। लेकिन उस तरह का सवाल कभी टेस्ट ही नहीं हुआ था। अब जो ये सोचेगा ना कि इस तरह का सवाल ये तो हमने कभी किया ही नहीं, और सर को बुरा भला कह के उठ के चला जाएगा, तो पेपर तो फेल हो जाएगा ना। तो आपने ना बेटे, ये जो न्यूमेरिकल पेपर है, अभी FR 1 कॉस्ट है, आगे आपने FR 2 MFA, फिर CFAB में भी जाना है, वहां CFAB 1 है, CFAB 4 है, न्यूमेरिकल पेपर हैं। जैसा पेपर में सवाल आता है, हर दफा कुछ ना कुछ डिफरेंट स्टाइल का सवाल होता है। वो अभी CFAB का नाम दिया तो एक CFAB 4 है, BFD पढ़ा था एक पेपर, उसमें टॉपिक है रिस्क, करेंसी रिस्क है, फॉरेन करेंसी है। इस दफा उसने जो सवाल बनाया ना, वो सवाल मुझे देख के भी पहले चक्कर आ गया, इन्होंने किया क्या है। यानी जिस तरह के सवाल सोचे भी नहीं थे आज तक, उसको कोई 2 चीजों को मिक्स करके एक सवाल बना दिया। तो क्या कोई डिफरेंट सवाल आए तो उसी वक्त उठ के छोड़ के आ जाए कि जब किए हुए सवालों जैसे आएंगे तो फिर पेपर पास करेंगे, वरना हम पेपर पास ही नहीं करेंगे, तो 4 साल बाद छोड़ देना फिर। तो पेपर में सवाल डिफरेंट ही होगा। अब आपको मैं अगर ये करूं ना कि क्लास में जैसा सवाल कराऊं, वो होमवर्क का मैं पहले ही झलकियां दिखा चुका हूं, और टेस्ट में बिल्कुल उसी फॉर्मेट का सवाल डालूं, तो फिर आपको ये जो शौक है ना, ये आई के पेपर में जाके लगेगा एकदम से, और तब आप ज्यादा बुरा भला कहेंगे मुझे और ज्यादा परेशान होंगे। तो टेस्ट में ही तो ये चीजें आ सकती हैं सामने, और कैसे आएंगी यही तो बताना होता है कि जिस तरीके से किया है उससे डिफरेंट स्टाइल से भी पूछा जा सकता है। अब अगर आप ये समझेंगे कि ये क्या बात है, अच्छा मुझे को मजा नहीं आ रहा होता आपको इसे तंग करने में, तो मेरे इसमें कोई फन नहीं है कि मैं बताऊं कुछ और देखो जरा कैसे तड़पते हैं लोग। ये मेरे लिए कोई एंजॉयमेंट वाली चीज नहीं है। आपको यही बताना मकसद है कि पेपर का सवाल एक डिफरेंट स्टाइल का होगा। तो जो सवाल है, अगर उसमें कुछ ऐसा है जो आज तक मैंने आपको पढ़ाया कुछ और सवाल मैंने आपसे डेफर्ड टैक्स का पूछ लिया, तो आप कहेंगे जी डेफर्ड टैक्स क्यों आ गया? क्या उसमें ऐसा है जो नहीं बताया? सवाल सीधे सीधे नहीं होते हैं, उसमें ट्रिक्स होती हैं। जैसे जिन बच्चों ने सवाल टेस्ट दिया है, एक वो इक्विपमेंट वाली एक बात बताता हूं। अब जिसने सिर्फ ये रट्टा लगाया ना, रट्टा दिमाग बंद करके, कि सर ने कहा था कि एक्सचेंज ऑफ एसेट्स में अगर दोनों एसेट्स की फेयर वैल्यूज ना दी हों तो वो केस 1-2 होता है, तो उस सवाल में तो फेयर वैल्यूज थी ही नहीं। तो अगर आप फेयर वैल्यू का लफ्ज रट के गए थे और आपको फेयर वैल्यू नहीं दिख रही है, तो उसमें नहीं है फेयर वैल्यू। लेकिन इतनी भी अकल इस्तेमाल करनी चाहिए ना कि पहले और दूसरे केस, कौन सा पहला दूसरा केस, क्या बात हो रही है? पहले दूसरे केस में पुराने की सेल वैल्यू क्या बताई थी? पुराने की सेल वैल्यू, पुराना कितने में बिक रहा है, तो कितना प्रॉफिट लॉस डिस्पोजल? केस 1 और 2 में केस 1-2 में फेयर वैल्यू नहीं होती, तो पुराने की सेल वैल्यू क्या लगती है? पुराने की नेट बुक वैल्यू। तो कितना प्रॉफिट लॉस होता है? नहीं होता ना, जबकि उसमें दिया हुआ है प्रॉफिट एंड डिस्पोजल। तो जब प्रॉफिट एंड डिस्पोजल है तो केस 1-2 कैसे हो सकता है? तो अगर आप सिर्फ फेयर वैल्यू का वर्ड ढूंढेंगे तो वो नहीं है, लो जी फेयर वैल्यू नहीं है तो केस 1 है। जब लिखा हुआ गेन ऑन डिस्पोजल है तो केस 1-2 नहीं हो सकता है। तो अब वहां से ना थोड़ा आपके वालिदैन ने चलना सिखाया है, सिखाया है ना? आपको तो नहीं याद होगा, छोटे से थे आप, लेकिन कोई हो सकता है छोटा बहन भाई आपने होश में देखा हो, भतीजा भांजा देखा हो, तो उसको चलना सिखाते हैं, उल्टबाजियां लगाना भी सिखाते हैं। उल्टा चलना, टेढ़ा चलना नहीं ना, वो तो सीधा चलना ही सिखाते हैं। उल्टे उल्टे काम तो आप खुद ही सीखते हैं बड़े होके। तो आपको सिखा दिया। अब आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ आया ना, तो एग्जामिनर कॉन्सेप्ट टेस्ट ही ऐसे करता है, कभी सीधा चलाएगा कभी उल्टा चलाएगा। उसमें मैंने सवाल में क्या किया था कि गेन ऑन डिस्पोजल बताया, कॉस्ट और डेट से बुक वैल्यू तक पहुंचेंगे, बुक वैल्यू पता चल गई, गेन ऑन डिस्पोजल पता चल गया, उनको ऐड करेंगे तो ट्रेड इन अलाउंस पता चलेगा, ट्रेड इन अलाउंस प्लस कैश पेड तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट आएगी। इसी तरह एक मैंने खुद ही बनाया सवाल, फिर इसी तरह मैंने एक पॉइंट डाला दूसरे प्लांट एंड मशीनरी वाले पोर्शन में, मैंने टेबल बना के सारी मशीनों के नाम लिख के उनके सामने उनकी कॉस्ट, उनकी रेट ऑफ परचेज लिख दी, जिसमें मशीन 4 की भी रेट लिखी हुई है, मशीन 7 की भी रेट लिखी हुई है। फिर नीचे जाके मैंने कहा कि मशीन 7 मशीन 4 के अगेंस्ट एक्सचेंज हुई थी। तो अब बच्चे ये ढूंढने लग गए कि किस दिन हुई है ये एक्सचेंज। भाई जिस दिन मशीन 7 खरीदी है तो ऊपर टेबल पे बताई तो है। अब इसके लिए क्या ऐसा सिखाऊंगा कि ये आंखें खुल के ये नजर आना शुरू हो जाएगा कि मैं पहले क्लास में टेक्निक सिखाता। तो आपको टेस्ट में अगर कोई डिफरेंट स्टाइल का सवाल लगेगा तो या तो आप उठ के छोड़ देंगे कि तो डीमोटिवेट हो गए। तो मैं आपको बता रहा हूं पेपर में आप ज्यादा परेशान होकर उठेंगे। तो इसलिए ये जो मैं आपको IS 16 ये जो आखिरी ग्रेड करा रहा हूं ना, सबसे ज्यादा टाइम आखिरी ग्रेड पे लगता है। इस आखिरी ग्रेड में से एक 18-20 नंबर का सवाल आता ही आता है, और वो इतना बड़ा सवाल होता है, उसमें इतनी सारी चीजें होती हैं कि मैं आपको जब 5वां IS पढ़ाने के बाद सिर्फ प्रैक्टिस पे कुछ 4-5 क्लासें रखी हैं मैंने उन बड़े सवालों की। तो कैसे करेंगे पेपर में? ये तो IS 16 में 4 एसेट्स मिक्स हो गए थे, उसमें IS 16 भी होगा, IS 36 भी होगा, IS 23 भी होगा, IS 20 भी होगा, और शायद IS 40 मिस कर दिया मैंने। इनके मिक्सचर बना के 20-20 नंबर के सवाल पूछे होंगे। तो कैसे करेंगे ये? तो उसकी प्रैक्टिस ऐसे ही है बेटे, या तो पास पेपर के सवाल प्रैक्टिस हो रहे होंगे या टेस्ट के सवाल हो रहे होंगे। तो टेस्ट के भी सवाल अगर मैं टेस्ट हटा के क्लास में कराना शुरू कर दूं तो मैं कर रहा हूं, मुझे तो आता है, मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं भाई। आपने पढ़ना है, आपने सॉल्व करना है। तो इसलिए जो छोटे छोटे सवाल करवाए उसके बाद ये होमवर्क भी तो उसी का हिस्सा है ना। होमवर्क है, टेस्ट है, वो इसीलिए है कि आपने जो सीखा है उसको अप्लाई करना है, मायूस होकर नहीं बैठना है। इसलिए FR 1 का रिजल्ट खराब होता है कि बच्चा इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा होता कि वो इंट्रो से बड़ा होकर FR 1 में आ गया है।
तो इसलिए टेस्ट जिन्होंने नहीं भी दिया होता या देख के डर के चले गए होते हैं वो बाद में उसको प्रैक्टिस क्वेश्चन समझ के सॉल्व कर लें, लेकिन करें। एक सवाल करते हैं अभी, पहली फॉर्म नहीं पढ़ने दे रही आपको। एक सवाल खोलिए पास्ट पेपर में, इसमें I-36 में ऑटम 22 अटेम्प्ट का सवाल होगा। कर रहे हैं ऑटम 22 अटेम्प्ट का सवाल है। जिनके पास बुक नहीं है और वैसे पास पेपर कहीं से लिए हैं तो उसमें ऑटम 22 अटेम्प्ट में क्वेश्चन 5 था शायद, पता नहीं, जर्मोनी लिमिटेड के नाम से होगा। टैग की बुक में पेज 240 है, जर्मोनी लिमिटेड के नाम से सवाल है। पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे। अब ये डिफरेंट स्टाइल का सवाल था, ऐसा पहले टेस्ट ही नहीं कभी हुआ था। सवाल पढ़ ले, मैं कर रहा हूं अभी सॉल्व। ये घड़ी आगे, घड़ी को ना टेंशन लिया जाए। चलिए, आपकी गपशप से लग रहा है कि आपने सवाल को लिफ्ट ही नहीं कराई। पहला पैराग्राफ, अच्छा, जिन्होंने पॉइंट नंबर 3 पढ़ा और उन पे वो पॉइंट 3 हावी हो गया तो वो बाकी सवाल भी छोड़ देंगे। पहला पैराग्राफ, 130 का प्लांट खरीदा था और उस पे 10 मिलियन और खर्च किए थे कमीशनिंग। कमीशनिंग कहते हैं इंस्टॉलेशन को और डी कमीशनिंग कहते हैं डिसमेंटलिंग को। कमीशनिंग इंस्टॉलेशन को कहते हैं और डी कमीशनिंग डिसमेंटलिंग को कहते हैं। तो पहले पैराग्राफ में एसेट की कॉस्ट, उसकी लाइफ, उसका मेथड ये बताया हुआ, और पहले पैराग्राफ में कमीशनिंग का मतलब मैंने इंस्टॉलेशन बता दिया। पहले पैराग्राफ में अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो उसको शर्म आनी चाहिए, बल्कि मारी जाना चाहिए उसको। मरना तो सब नहीं है यार। अरे मजाक कर रहा हूं यार, फील कर गए यार। अच्छा, ना मरे भी ना। पहले पैराग्राफ में किसी इंफॉर्मेशन पे कोई एतराज? दूसरा पैराग्राफ, 31 दिसंबर 21
अच्छा 18, 19, 20, 21, 4 साल गुजर गए हुए हैं। 31 दिसंबर 21 में इंपेयरमेंट टेस्ट हुआ और फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है। पॉइंट नंबर 1, ये क्या चीज है? हाँ जी, फेयर वैल्यू और आगे कॉस्ट टू सेल, और उसके बाद जो है वो वैल्यू इन यूज का डाटा है। और सवाल की रिक्वायरमेंट ये है कि 31 दिसंबर 21 इंपेयरमेंट लॉस अगर है तो कैलकुलेट कर दें। कैरिंग अमाउंट आइए 16 पे जवानी बर्बाद करने के बाद ये कैरिंग अमाउंट तो निकाल ही लेंगे। कॉस्ट कितनी? 140, 130 का खरीदा था और 10 मिलियन उसकी इंस्टॉलेशन पे लगे थे। और डेप्रिसिएशन कब से गिनना शुरू करें? 1 मार्च से 1 जनवरी, क्योंकि वो अवेलेबल 1 जनवरी को हुआ। तो 140 मिलियन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, 4 साल की छलांग लगानी, पावर 4, 50 34, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अच्छा, खास तौर पे पिछला वाला टेस्ट जिन्होंने नहीं भी देना उसको प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे सॉल्व कर लें, और अगर वाकई कर लेते हैं तो फिर मैं डिस्कस कर लूंगा क्लास में, लेकिन कर लें प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे सॉल्व कर लें, कल फिर करके आए। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 50 माइनस, ये 2 माइनस करना है कि नहीं? अब तो हर मैंने कर दिया। ये क्या है? 2 डिसमेंटलिंग कॉस्ट है। तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट को कॉस्ट टू सेल में शामिल करते हैं नहीं करते हैं? इसके लिए तो कहा था अज्यूम, इस सवाल में अज्यूम करने की जरूरत है, अज्यूम करना पड़ेगा। हाँ जी, कैसे पता नहीं? हाँ जी, किसी का कॉस्ट में नहीं है। नहीं, बात सिर्फ प्रेजेंट की नहीं है, बात यह है कि डिकमीशनिंग कॉस्ट डिसमेंटलिंग कॉस्ट है। बात यह है कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट टू सेल में लेते हैं या नहीं लेते हैं। अगर कॉस्ट ऑफ प्लांट में डिसमेंटलिंग कॉस्ट को शामिल किया हुआ है तो कॉस्ट टू सेल में नहीं लेंगे, और अगर कॉस्ट ऑफ प्लांट में शामिल नहीं किया हुआ तो फिर क्या सवाल में क्या है? नोट लिख दें। है? ये 140 कैसे निकाला है? 130 प्लस, तो इसमें छुप के खुद ही आ गई डिसमेंटलिंग। हमने खुद ही तो कॉस्ट कैलकुलेट की है, 140 खुद तो किया है कॉस्ट कैलकुलेट, तो इसके अंदर है डिसमेंटलिंग? नहीं है। नोट की क्या बात है भाई? 140 क्या ऐसे किया? परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन प्लस ट्रांसपोर्टेशन प्लस फलाना प्लस फलाना प्लस 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 डिसमेंटलिंग की प्लस, फिर करके 140 बना। 130 परचेज है, 10 मिलियन इंस्टॉलेशन है, और तो कुछ ऐड ही नहीं किया इसमें, तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट ऑफ प्लांट में नहीं है शामिल, इसलिए कॉस्ट टू सेल है 48। ये हो गई फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। और वैल्यू इन यूज के लिए कैश फ्लोज बनाने पड़ेंगे। अब इस सवाल में ना एक डिफरेंस टाइम ये था, ये जो मैंने आपको कल खुद बना के सवाल कराए तो ये एग्जाम लेवल के थे, फिर मैंने इससे पहले एक पुराना सवाल भी कराया था। अब तक ये होता था कि कैश फ्लोज दिए होते थे, उनमें से इनफ्लोज आउटफ्लोज। अब उसने नेट आंसर दिया है और उसमें एरर्स बता दी हैं, इनफ्लोज आउटफ्लोज डिस्पोजल सब नेट करके जो आंसर आता है ना उसने वो बताए हैं, और उनमें एरर्स हैं जो ठीक करने। 4। तो जो सवाल में नेट कैश फ्लोज दिए हुए वो कितने हैं जी? 11, 7, 3, 1। इन फिगर्स में ये जूनियर अकाउंटेंट ने फिगर्स बनाई हैं और इसमें फॉलोइंग मसले रिवील हुए हैं। अब वो मसले क्या हैं? अकाउंटेंट ने डेप्रिसिएशन को एज एन आउटफ्लो ले लिया हुआ है, तो डेप्रिसिएशन तो कैश फ्लो नहीं है, तो ऐड बैक कर देंगे, लेस कर देंगे, क्योंकि उसने डेप्रिसिएशन को एक आउटफ्लो लिया है, लेस कर दिया होगा, नहीं करना चाहिए था, ऐड कर देते हैं। कितनी डेप्रिसिएशन? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, हर साल की अलग कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इकतीस दिसंबर 21 तक तो छलांग लगाई ली हुई है। कितनी? 57.34। अब यहां से हमें एक साल बस आगे जाना है। 31 दिसंबर 22 की रेफरेंस 11.47, 40, 9, 87। 31 दिसंबर 23 की डेप्रिसिएशन
9 पॉइंट 31 दिसंबर 24 की डेप्रिसिएशन 7 पॉइंट और चौथे साल की डेप्रिसिएशन 5.87। ये 4 डेप्रिसिएशन उसने कैलकुलेट करके यहां कैश फ्लोज में आउटफ्लो ले लिया होगा, तो हम ऐड बैक कर देते हैं। दूसरा एरर, टैक्स को उसने आउटफ्लो ले लिया हुआ है, वो भी आउटफ्लो ले लिया हुआ है, तो नेट हो गया होगा, ऐड बैक कर देते हैं। कितना? 2। और 2021 में कुछ गुड्स बना चुके थे, ये कहां लिखा है? 21 में बना चुके थे। एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री, एग्जिस्टिंग 21 के एंड पे खड़े हैं, 2021 में हम गुड्स बना चुके थे, वो बेचेंगे 22 में, तो उसकी सेल्स इन कैश फ्लो में आनी चाहिए नहीं ना, क्योंकि वो तो पहले बिल्डिंग प्लांट यूज हो गया हुआ है, तो वो वाली जो सेल वो माइनस कर देंगे। कितनी? 3। और एरर, अच्छा एरर तो यही थे, लेकिन पॉइंट नंबर 4 पे लिखा हुआ है अ जूनियर अकाउंटेंट हैज कैलकुलेटेड फॉलोइंग नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग द प्लांट, यानी ये इनफ्लोज आउटफ्लोज का नेट किया हुआ है बस। तो क्या चीजें भी रहती है डिस्पोजल वाली, वो पॉइंट 2 के अंदर है। ये पॉइंट 2 में दिए हैं नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स एट एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। पॉइंट 4 में जो कैश फ्लो दिए हैं ना, वो ऑपरेटिंग के कैश फ्लोज है, तो डिस्पोजल वाला तो रहता है, तो इसलिए वो शामिल किया है। ये हो गए कैश फ्लोज, इनका नेट करेंगे। आखिरी चीज डिस्काउंट रेट जी, पॉइंट नंबर 3, करंट मार्केट रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिस्काउंट रेट एक इंटरेस्ट रेट ही होता है, वो 8% है। रिस्क फ्री कहने का मतलब है कि अभी इसमें कोई रिस्क कंसीडर नहीं किया हुआ, जबकि जितना रिस्क या अनसर्टेनिटी एसेट के कैश फ्लोज में है, उसके लिए एडिशनल 2% होना चाहिए। दोबारा, डिस्काउंट रेट में अंग्रेजी लिखवाई थी कि डिस्काउंट रेट में टाइम वैल्यू ऑफ मनी कवर्ड होनी चाहिए, और इस एसेट से रिलेटेड स्पेसिफिक कोई रिस्क है तो उसको भी, मैंने आपको कहा था कि अगर कैश फ्लोज में हमें डाउट है, जैसे मैं पेपर की बात कर रहा था कि पेपर अच्छा नहीं हुआ और खुद मार्क्स लगा रहे हैं, तो कम से कम लगाएंगे ना, यानी मार्क्स को डिस्काउंट कर लेंगे और ज्यादा डिस्काउंट कर लेंगे। तो अगर एसेट के कैश फ्लोज के जो अंदाजे लगा रहे हैं उन पे हम इतने मुतमिन नहीं है, तो मोहतात होते हुए क्या करें, डिस्काउंट रेट ज्यादा रख लें। तो रिस्क फ्री रेट का मतलब क्या हुआ? ये ऐसा डिस्काउंट रेट है जिसमें रिस्क कंसीडर नहीं है, तो अगर रिस्क भी कंसीडर करना हो तो उसको बढ़ा लें। तो एसेट से रिलेटेड जो अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी रिस्क को कहते हैं। एन इन्वेस्टर वुड आस्क एडिशनल रिटर्न, ये वर्डिंग बड़ी गैर लाख की हरकत है, एफआर 1 में नहीं पूछनी चाहिए थी, क्योंकि डिस्काउंट रेट कैसे निकलता है ये एफआर 1 की लेवल नहीं है, ये वर्डिंग इस तरह नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आ गई वर्डिंग। पेपर में बैठे क्या करें, और कहीं किसी पॉइंट में डिस्काउंट रेट है नहीं है, तो करना तो इसी का है कुछ। अगर अंग्रेजी याद आ रही थी पेपर में बैठ के टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड रिस्क स्पेसिफिक टू द एसेट, तो रिस्क फ्री रेट पे अगर मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचूं तो रिस्क फ्री रेट जिसमें रिस्क शामिल नहीं है, और आगे बता रहा है कि प्लांट में जो रिस्क छुपा हुआ है, अनसर्टेनिटी रिस्क को ही कहते हैं, तो उसके लिए एडिशनल 2% होना चाहिए। बाकी वर्ड नहीं समझ आए, दफा करें। 2% एडिशनल तो पता लग रहा है, 2% नजर आ रहा है, एडिशनल 2%, तो 8 में 2 और 10% डिस्काउंट रेट लेंगे। अंग्रेजी के वर्ड नहीं भी समझ आ रहे ना, जोड़ तोड़ करके पता लग रहा है कि रिस्क ना होता तो फिर 8% ठीक है, लेकिन प्लांट की वजह से 2% एडिशनल होना चाहिए, तो डिस्काउंट रेट ही होगा, और तो कोई है ही नहीं डिस्काउंट रेट। तो इसकी नेट 10% पे पीवी निकलेगी, वो वैल्यू यूज, फिर इन दोनों में से हायर रिकवरेबल होगी, इससे कंपेयर करेंगे पेमेंट लॉस निकलेगा। ऑटम 21 होमवर्क है, ऑटम 21 अटेम्प्ट का एक सवाल होगा, वो होमवर्क है, छोटा सा सवाल है। और ये कैमरे वालों को तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।